मेरे दोस्तों, अमेरिका ने कंफर्म कर दिया है। अमेरिकी अधिकारी ने CNN को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि एक बार फिर से ईरान इजराइल पर बड़ा हमला कर सकता है। ईरान पूरी तरह से तैयार है और अमेरिकी इलेक्शन से पहले पहले इजराइल पर ईरान बड़ा हमला करेगा। वहीं मेरे दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर ने ऐलान किया है कि ग्लोबल मिलिट्री बनाई जाए, यानी एक संगठन, एक ग्रुप बने और वो इजराइल के खिलाफ कदम उठाए। उधर ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ने सामने आकर खुद इंटरव्यू देते हुए कहा है कि ईरान इजराइल के हमले का जवाब ज़रूर देगा। वहीं मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि इन्होंने, ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि हमारे जो हथियार बनाने वाले कारखाने हैं उन पर इजराइल के हमलों का नुकसान नहीं हुआ है, असर नहीं हुआ है, और हम अभी भी वैसा ही हमला और उससे ख़तरनाक हमला इजराइल पर कर सकते हैं जैसा हमने पहले करा था। उधर मेरे दोस्तों, ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि लंबे समय के बाद सामने आकर कि इजराइल के फाइटर जेट हमारे इलाकों में घुसे ही नहीं, उन्होंने हवा से ही बहुत दूर से हमारे इलाकों में मिसाइल दागी, जिसे हमने रोक दिया। این عملیات اخیر رو از دو جنبه باید بررسی کنیم. یکی اینکه دشمن تلاش کرد هم سامانه پدافندی ما را هم سامانه آفندی ما را آسیب بزنه. خب در این راستا موفقیت چندانی نداشت، به دلیل اینکه اون بخشایی هم که تلاش کرد آسیب بزنه هم ما تمهیدات پدافند غیرعاملی دیده بودیم، همین صنایع دفاع شما ملاحظه فرمودید ما نه کشته داشتیم نه زخمی داشتیم، چون تمهیدات لازم رو دیده بودیم، مطلع بودیم و هم دانشش بومیه. اگه چیزی هم آسیب دیده دانشش بومیه، حتی ما یکی از سامانه پدافندی رو همون فردای اون روز جایگزین کردیم. ادعای انهدام S-300 عرض می‌کنم ما دانشش بومیه، بنابراین هیچ مشکلی برای ما در روند تولید سامانه‌های آفندی مثل موشک هیچ خلالی ایجاد نشد. اما از بعد دیگه نگاه کنیم بهش، این که به هر حال رژیم صهیونیستی حتی اگر یک تیر به بیابان ما بزنه باز هم جسارت کرده به یک کشور با هویت، با فرهنگ کهن قوی. این ईरान के एडमिरल आमिर सियारी ने साफ तौर से कहा है कि इजराइल और अमेरिका के समर्थकों का पूरी तरह से इराक के एयर स्पेस पर कब्जा है। इजराइल ने हमारे सरजमीन से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर इराक से हम पर हमला किया, मिसाइल दागी, जिन हमलों को और मिसाइलों को हमने रोक दिया। सुने। اما یک نکته عرض کنم، با افتخارم عرض میکنم، با همت عزیزانی که نگهبان آسمان ایران هستند، عزیزان پدافندی ما و عزیزان نیروی هوایی ما و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در یک عملیات منسجم مثل عملیات های بیت المقدس و فتح المبین دست به دست هم دادن. این 25 شبانه روز رو اجازه ندادن حرکتی انجام شد تو بالاخره دشمن این کار انجام داد. اول هیچ هواپیمایی اجازه عبور از वहीं मेरे दोस्तों, ईरान के विदेश मंत्री ने ऐलान किया है कि हमारे आसपास के देश जैसे इराक और दूसरे देशों का इस्तेमाल और उनकी सरजमीन और एयर स्पेस का इस्तेमाल करके इजराइल ने हमारे ऊपर हमला किया है। अब उन देशों के खिलाफ हम लीगल एक्शन लेंगे जिन्होंने अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल हमारे खिलाफ होने दिया। मेरे दोस्तों, उधर कतर, इजिप्ट और इंडोनेशिया के यानी तीनों के विदेश मंत्रियों ने ईरान से फ़ोन पर ईरान के हालात को लेकर चर्चा की है और उसका साथ दिया है। मेरे दोस्तों, ईरान के इंटेलिजेंस को मिली है बड़ी कामयाबी। ईरान की इंटेलिजेंस ने एक आतंकी संगठन को ख़त्म किया है और बॉर्डर पर जो हमला करने की कोशिश कर रहे थे और बॉर्डर से जो घुसपैठ करने की ईरान में कोशिश कर रहे थे, उनको भी ईरान की इंटेलिजेंस ने कत्ल कर दिया है। अब जैसे कि ईरान के बड़े ऑफिशियल कंफर्म कर चुके हैं कि हाँ, हमारे ऊपर मिसाइल हमला था, तो आपकी स्क्रीन पर ईरान का सेमनैन का इलाका, जहाँ ये वो फैक्ट्री है जहाँ ईरान मिसाइल के पार्ट बनाता है, साफ देखा जा रहा है कि वहाँ डैमेज हुआ है। उधर आप देखिए सैटेलाइट इमेज पारचीन, जी हाँ, तेलंगान 2 पारचीन का सैटेलाइट इमेज, जहाँ पर आप देख सकते हैं जो डिस्ट्रॉयड बिल्डिंग है वो नज़र आ रही है, डैमेज इमेज नज़र आ रही है, डैमेज एरिया नज़र आ रहा है। वहीं एक बार फिर से अमेरिका ने ईरान से कहा है कि ईरान इजराइल पर
कोई भी हमला ना करे, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। MI6 का पूर्व सीनियर ऑफिसर, जासूसी एजेंट, MI6 का पूर्व अधिकारी, उसने खुद कहा है सामने आकर कि ईरान के अंदर छोड़िए, ईरान के काफ़ी दूर तक भी इजराइल के फाइटर जेट नहीं गए, बहुत दूर थे, क्योंकि अननोन एयर डिफेंस सिस्टम जो यूक्रेन के थे, उसने इजराइल के फाइटर जेट को रडार पर देख लिया था। और इजराइल कभी नहीं चाहता था कि किसी भी देश को और किसी भी देश के डिफेंस सिस्टम को, चाहे वो इजराइल का दोस्त ही क्यों ना हो, उसको पता नहीं चलना चाहिए कि इजराइल ने कैसे, कहां और किस फाइटर जेट से ईरान में कहां तक घुसकर हमला किया। सुनिए, MI6 के पूर्व सीनियर अधिकारी ने खुद एक्सेप्ट किया है। No, but something significant did happen, I think, during this. Because it was supposed to lead off with destruction of the air defenses of Iran, so that the second and third waves would come in with conventional weapons to destroy the targets that had been set for them. The second and third waves were ready to bring conventional weapons, but they could only go into that, if you like, they could only penetrate into Iranian airspace if it was safe for them to do that, if you like, the air defense had been properly suppressed. Now, what happened, we don't know precisely, so much of this is putting it together, but those second and third waves never happened. उधर में दोस्तों ईरान के अंदर एक बड़ा भूचाल आया है। ईरान ने जो है एप्पल के प्रोडक्ट्स को बैन किया हुआ था, लेकिन एक लंबे समय के बाद अब ईरान ने एप्पल के ऊपर से पाबंदी हटा दी है। अमेरिकी कंपनी एप्पल के ऊपर से पाबंदी हटाई है, जिसके बाद एप्पल यानी आईफोन 14, 15 एंड 16 ईरान के मार्केट में पहुंच गए हैं। उधर ईरान में एक बड़ा हादसा, ईरान के फारस के इलाके में IRGC का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। इस क्रैश में क्या नुकसान हुआ है, कोई मारा गया है कि नहीं, इसकी जानकारी ईरान ने अभी नहीं दी है। हज़रात मोहतरम, आपको मालूम है कि अफ्रीका के बहुत सारे देश हैं और इन अफ्रीका के देशों का एक बड़ा यूनियन है, संगठन है। उस अफ्रीकी संगठन के हेड ने ऐलान करके कहा है कि तमाम देशों को और ख़ासकर हम अफ्रीकी देशों को इजराइल से दूर रहना चाहिए। तमाम दुनिया वालों को इजराइल को हथियार देना बंद करना चाहिए। इजराइल नरसंहार कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस तरह से UNRWA को इजराइल ने बैन किया है, ये फैसला इजराइल का गलत है। इजराइल को UNRWA को बैन नहीं करना चाहिए। गज़ा के अंदर पीने का पानी तक नहीं है। जब पता चलता है कि पीने के पानी का थोड़ा सा कहीं इंतज़ाम हुआ है, तो घर में मौजूद छोटे छोटे प्यासे बच्चे हाथ में बोतल और डब्बा लिए हुए पानी की तरफ तेज़ी से दौड़ते हुए बता रहे हैं कि गाज़ा में मुसलमान, इंसान, यहाँ तक कि जानवर भी प्यासा है। الله يهديك. فيش حد بره الدور، والله في حد मेरे दोस्तों, आपने जो हैवान लोगों को कभी देखा होगा तो उनके चेहरों से ही दिख जाता है। मतलब जिसके अंदर नफरत, हैवानियत होती है, उसके चेहरे से अल्लाह मासूमियत छीन लेता है। इस कुत्ते के बच्चे को देखिए, अमेरिका में ये इजरायली बच्चा, ठीक है, जिसके अभी शर्मगाह पर बाल भी नहीं आए होंगे, लेकिन ये इतना गंद है कि ये फिलिस्तीनी समर्थकों से अमेरिका में कह रहा है कि इजराइल तुम्हें मार देगा, तुम पर बम गिराएगा, तुम्हारी नस्लें मिटा देगा। Israelis are mad, you mate.
Bam! Bomb, brains, blood all over the place. It's all over for you guys. Got a problem, bro? Got a problem? What's your problem? What's your problem? Huh? You want to know what the last guy who said that did happen to him? Tell us. Yeah, he's in Iran now. He's 6 foot under. Actually not. Got bam, incinerated instantly. Mate, enjoy the rest of your little short life. Have a good one. मेरे दोस्तों, व्हाइट हाउस ने अब क्लियर एक्सेप्ट किया है और अमेरिका के स्पोक पर्सन ने खुद माना है कि गाजा के अंदर हमारे कहने के बावजूद इजराइल ने ना के बराबर मदद भेजी है। मेरे दोस्तों, नॉर्दर्न गाजा इजराइल ने लगातार घेरा हुआ है और 25 दिन के अंदर 1250 फिलिस्तीनियों को सिर्फ नॉर्थन गाजा के अंदर 25 दिनों के अंदर ही इजराइल ने नरसंहार करके कत्ल कर दिया है। मेरे दोस्तों, इजराइल के अब सेटलर्स की हैवानियत देखिए। फिलिस्तीन के एक शख्स के परिवार के घर के बाहर पूरी तरह से तार लगा दिए हैं चारों तरफ से, ताकि वो घर से बाहर ना निकल सकें। यानी उनको उन्हीं की ज़मीन पर कैद कर दिया गया है। उधर लगभग 2 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास के इलाके में जितने भी फिलिस्तीनियों के ऑलिव के पेड़ थे, काट कर लूट लिए हैं इजराइल के सेटलर्स ने। हजरात, उधर गजा में अब तक 43,163 बेगुनाह शहीद हो चुके हैं और ये संख्या बढ़ती जा रही है। मेरे दोस्तों, गाजा के लोगों का और वहाँ की एक औरत का भी हम कभी सामना नहीं कर सकते हिम्मत के मामले में। एक बूढ़ी महिला कह रही है कि इजराइल चाहे सबको मार दे, चाहे इस पूरे इलाके से सब चले जाएं, लेकिन मैं मरते मर जाऊंगी, लेकिन अपने वतन को नहीं छोड़ूंगी। सुनिए। يعني بدك تضلك صامدة مش حتطلع من هنا. والله حطلع، والله ماني طالعة من هنا إلا مسواي الأخير يوم يوصل لي. والله ماني طالعة لو بضلش في غزة إلا أنا. ربنا يحفظك يا عم. والله معي عمتي أنا هذه النية، هو مش الأعمال بالنيات. صحيح. طب إيش السبب اللي خلاك صامدة بالشمال؟ أرضنا وأرض أولادنا وأرض أجدادنا وأرض الأنبياء، واللي بموت فيها بموت من غير ما يستشهد، بموت موت ربنا الله بيكتبه شهيد. ليش بدنا أحسن من هالكورونا؟ والناس بتحسدنا على إننا في فلسطين. أغلبية أهل الشمال كانوا يستلموا معكرونة وطحين في المساعدات. حاليا لما انقطعت المساعدات صار تسليم الطحين. أكيد فيش بيت مخلي من المعكرونة. ننصح إحنا الكل يعمل هذه الفكرة، فكرة تحميص، لأنه لما يحمص المعكرونة بتصمد معاه سنة من غير تسويس يعني، وبنلاقي شغلة ياكلها في ظل ظروف مجاعة أو صار مجاعة أو شيء. تمام. इजराइल ने उधर गाजा के अंदर खौफनाक बमबारी और केमिकल बम दागकर चारों तरफ तबाही मचाई है। कुछ घंटे पहले तक इजराइल ने जो तबाही मचाई है, ताज़ा तरीन मंजर आपको पेश कर रहा हूं। है ना कमाल की बात? आप देख देख कर बोर हो गए। मैं खबर बता बता कर मेरा मुंह थक गया, लेकिन इजराइल मारते मारते नहीं थक रहा है और फिलिस्तीन के लोग शहादत देते देते नहीं थक रहे हैं। देखिए फिर। شاهدوا هذا الدمار الكبير من منزل عائلة اللوح مكون من غزة المنزل يعود لعائلة اللوح في بيت لاهية. ما زال البحث. लोगों को बचाने का काम करने वाला एक संगठन और उसका एक कार्यकर्ता बता रहा है कि परसों इजराइल ने बैत लाइला के इलाके में जो बमबारी की, एक ही बमबारी में उसने 100 लोगों को एक साथ शहीद कर दिया। सबूत और गवाह। فجر هذا اليوم كان هناك استهداف لهذا المنزل المكون من 5 طوابق، أدى إلى تدميره بشكل كامل، ومسحت عائلات بأكملها من السجل المدني في هذا المنزل. طبعا نتحدث عن 93 شهيد ما تم انتشالهم ودفنهم في منطقة بيت لاهيا، وهناك العشرات ما زالوا تحت الأنقاض. لا يوجد لنا طواقم هناك، لا يوجد لدينا أي خدمة نقدمها إلى المواطنين، وهناك نداءات استغاثة نتلقاها من المواطنين على مدار
الساعة في مناطق متفرقة، جباليا، بيت لاهيا، بيت حنون. फिलहाल के इस रिपोर्ट में दोस्तों इतना ही। गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए। अपनी राय कमेंट में लिखिए। दोनों हाथ बुलंद करके अपनी इबादतों में दुआ कीजिए कि पूरी दुनिया में शांति और अमन आए और पूरी दुनिया से ये जंग यानी वॉर खत्म हो जाए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रज़ा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।